नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। विमेन रिजर्वेशन, विमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या लाडली बेटी, ये सारे शब्द और इनिशिएटिव्स अब ऑलमोस्ट हर देशवासी की ज़बान पर हैं। और हो भी क्यों ना, जब हमारे देश की आधी आबादी आज़ादी के 70 सालों बाद भी इस बाय एंड लार्ज पेट्रियार्कल सोसाइटी में बराबरी से काफ़ी दूर है। लेकिन कहीं ना कहीं बराबरी की इस दौड़ में देश की दूसरी आधी आबादी ना सिर्फ एक फॉरगॉटन लॉट है, बल्कि अब सवालों के कटघरे में भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द प्रिविलेज्ड पेट्रियार्कल सोसाइटी के बेनिफिशरीज मेन की, और यही है आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक, मेन की बात। और इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको समझने के लिए हु बेटर देन आवर ओन बरखा त्रेहान, जिन्होंने इस डोमेन में एक बहुत ही पुरजोर तरीके से एक अभियान के जरिए पुरुषों का भी पर्सपेक्टिव समझने और समझाने की कोशिश की है। तो बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो एक मन में सबसे पहली बात यही आ रही है कि एक प्रिविलेज प्रोग्रेसिव वुमेन होते हुए भी मेन की बात, हाउ डिड दिस थॉट कम? देखिए, मैं प्रिविलेज वुमन हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक प्रिविलेज वुमन को ये दिखा कि मर्द को बहुत दर्द हो रहा है, तो उसने सोचा कि मर्द के दर्द पे कोई क्यों नहीं बात करता। हम सभी हमेशा अगर एम्पैथेटिक हैं तो सिर्फ वुमेन के लिए क्यों है? क्या पुरुषों के लिए हमें एम्पैथेटिक नहीं होना चाहिए? ट्रांसजेंडर के लिए एम्पैथेटिक नहीं होना चाहिए? क्या अगर कोई प्रताड़ना पुरुष के साथ हो रही है, पति के साथ हो रही है, बॉयफ्रेंड के साथ हो रही है, मेल कलीग के साथ हो रही है, तो हम चुप रहेंगे, फिर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? लेकिन महिलाओं के साथ होगी तो सिर्फ महिलाओं के साथ खड़े हो जाएं, उनके दुख दर्द में खड़े हो जाएं। तो मैंने ये सोचा कि मैं जेंडर में डिवाइड नहीं करूँगी। ऑलरेडी जो है ना, देश बहुत बटा हुआ है, मैं और इसे बांटना नहीं चाहती। तो मैंने सोचा ये महिला पुरुष क्या होता है, इनको हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में किसी को भी अगर दुख दर्द है, मैं तो महिलाओं के साथ भी खड़ी रहती हूँ। जो सास है, जो नंद है, वो एक महिला ही है। जो एक आरोप लगाने वाली बहू होती है, उसके साथ जो प्रताड़ना हो रही होती है या नहीं हो रही थी, वो जब भी पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ पर जो हैरेसमेंट होता है, तो सिर्फ पति का नहीं होता, पति के पूरे परिवार का होता है, जिसमें कि सास होती है, नंद होती है, भाभियाँ होती है, बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक किसी की बात करते हैं। बेटी जितनी ज़रूरी है, बेटा भी उतना ही ज़रूरी है, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये पूरी चीज़ को आपने आगे कैसे बढ़ाया? कैसे आपने इसकी शुरुआत की? कैसे आप इसे आगे लेकर और आईं? देखिए, आज से लगभग 10 साल पहले मेरे एक मित्र के साथ ऐसा ही कोई घटना घटी थी। उसके ऊपर एक लड़की ने फॉल्स रेप चार्जेस लगाए थे। जब उनकी माताजी ने मुझे संपर्क किया तो मुझे पहली बार तो यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरी बार उन्होंने दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ठीक है, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही या नहीं सुनना चाहती, लेकिन इसके मरने के बाद आंसू टपकाने घर मत आना। वो ट्रिगर पॉइंट था। मुझे लगा एक माँ ऐसा कह रही है, क्या हुआ होगा? अपने दोस्त के ऊपर यकीन तो था मुझे, लेकिन फिर भी जब ऐसा हम कोई भी किस्सा सुनते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि मेल जो है ना, जो पुरुष है वो गिल्टी है और जो लड़की है वो बिल्कुल सत्य बोल रही है। लेकिन फिर जब मैंने विज़िट किया, माँ ने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई, लेटर्स दिखाए, कुछ और बातें बताई, कुछ मुझे भी रिकलेक्ट हुआ कि लड़का मुझे ऐसा सा बताता था, तो मुझे थोड़ा सा सच पता चला। उस सच के ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया, ऑब्वियसली मैं हमेशा से इस तरीके से देखती थी समाज को कि समाज जुड़ा रहे, हम सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहें। मेरी हमेशा से पॉजिटिव एक एनर्जीज़ हैं जो मैं सबको सोचती हूँ कि सब खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। तो उसीलिए मुझे लगा कि नहीं, ये लड़का अगर दुखी है तो हमें इसका साथ देना चाहिए। और मैंने उस केस में उसकी काफ़ी मदद करी, और जो सुसाइडल टेंडेंसी थी जिसकी वजह से माँ ने मुझे अप्रोच किया था, हमने उसे बाहर निकाला। ज़्यादा डिटेल्स आपको उनकी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जो सुसाइडल टेंडेंसीज थी उस बच्चे की, उस लड़के की, उसकी वजह से वो मेंटल ट्रॉमा में चला गया था। वो तकरीबन पागल ही हो गया था। और अब क्योंकि वो अच्छी समृद्ध फैमिली थी, उन्होंने भारतवर्ष भी छोड़ दिया है। भारतवर्ष छोड़ने के पीछे ये कारण था उनका कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बार बार पूछते थे कि वो
क्या रेप किया था बार बार। तो एक जो वो होता है ना कि आपका बहिष्कार कर देते हैं, या बार बार उस दुखती रग पे आपने किया है नहीं किया ये तो कोर्ट तय करेगी, और कोर्ट भी आपके साथ कितने सालों बर्बाद हो जाते हैं। कोर्ट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है आज की डेट में, तो कैसे इसका हल तो किसी के पास था नहीं। तो इसी तरीके से उनकी हेल्प करने के बाद फिर लोग जुड़ते गए, ये सिलसिला बनता गया। अच्छा, मैंने सोचा कि ये मदद करिए, मैंने एक की थोड़ा वो ठीक हो गए तो मैं सबकी कर दूंगी। और मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं कैपिटल में रहती हूँ। सारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे दिल्ली में होते हैं, तो मैंने सोचा मैं पार्लियामेंटेरियन से मिलूंगी और ये ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी। तो कितने सारे लड़के हैं परेशान हैं, मर रहे हैं, ये सुसाइड कर रहे हैं और इतने दुखी हैं क्योंकि इनकी पूरी जो इमेज खराब हो जाती है कि, तो मुझे लगा क्या इनका कोई वो नहीं, सम्मान नहीं है इस देश में, सिर्फ महिलाओं का ही सम्मान होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं लॉ मिनिस्टर को मिल लूँगी, मैं प्राइम मिनिस्टर को या जिस भी कैबिनेट मिनिस्टर को मिल सकूँगी, जिस भी पार्टी से, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, ये 3 प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं, तो मैं सबको मिलती रही। तो मैंने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बताऊंगी उनको, और वो जैसे महिलाओं का दुख दर्द समझते हैं तो पुरुषों का भी समझ लेंगे। ये अलबत्ता है कि मैं एक महिला हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सबसे ज़्यादा अपनी बात को एक्सप्रेस करूँ, वहाँ तक पहुँचाऊँ। मैंने पहुँचाई। आप किसी मंत्री का नाम लीजिए, मैंने सबकी दस्तक दी हुई है, सब तक पहुंचाई हुई है बात। ये मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर में जितने मिनिस्टर्स हैं सबको मिली। लॉ मिनिस्टर्स, 3 कंसेक्यूटिव लॉ मिनिस्टर्स थे हमारे देश के, उन तीनों को मिली, सदानंद गौड़ा, रविशंकर जी, किरण रिजिजू जी, और अभी जो चौथे आए उनको भी मिली हूँ। और ये बात मैंने उनको ग्राउंड रियलिटी बताई। बहुत सारे लोगों ने, मिनिस्टर्स ने मुझे यही कहा कि आप बहुत सराहनीय काम कर रही हैं, मातृशक्ति जब आगे आई है तो जरूर बदलाव आएगा, लेकिन उस दिन का इंतजार आ रहे हैं जब बदलाव आए। एक मिनिस्टर ने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन्होंने कहा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट बरखा जी, बट हु इज गोइंग टू बिल्ड द कैट? आई सेड सर यू आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आप ही बेल करेंगे कैट, मैं तो सिर्फ मुद्दा लेके आई हूं कि ये बहुत शोषित समाज है, इनके बारे में भी सोचिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट। तो आपने तो ये कर दिया, तो क्या इसमें आपको लोगों का साथ मिला? क्योंकि बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था ये, जनरली इसमें साथ ज़रा कम मिलता है, तो आपके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, साथ की बात मैं अगर कहूँ तो मेरे काफ़ी लोगों का साथ भी मिला। मीडिया भाइयों ने बहुत, बहनों ने बहुत मदद करी। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जब भी अवसर मिलता है मैं ज़रूर अपनी बात रखती हूँ। मिनिस्टर्स से मिलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि कानून तो पार्लियामेंट में ही बनता है, तो वहाँ पे ही जा कर के मुलाकात करके इस सारे सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, आगे बढ़ाया, किसी ने कंडेम भी किया। बहुत सारी ऐसे लोग हैं, सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं वहाँ पे ट्विटर पे, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे लिखती हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने धमकियाँ दी कि ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करा देंगे। 3 बार मेरा अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। ऐसी बातों को ना लिखने के लिए, ऐसी आवाज़ को आगे ना बढ़ाया जाए, उसको बंद किया जाए, इसके लिए भरसक रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स सब झेलती रहती हूँ। लेकिन फिर नया दिन, नया सवेरा, नई ऊर्जा, फिर से लग जाती हूँ कि नहीं, अभी तक बदलाव तो नहीं आया, चाहे इतने ही साल हो गए, बदलाव अभी नहीं आया। बदलाव जिस दिन आएगा तब तक, मरते दम तक मेरे को और कोई कुछ काम नहीं है। कई बार कई मीडिया मित्र होते हैं, कुछ सालों बाद मिलते हैं, बीच में साथ छूट जाता है, वो कहीं और चले जाते हैं, तो वो पूछते हैं आजकल क्या कर रही हैं बरखा जी? तो मैं कहती हूँ आजकल नहीं, सदा से वही करती आई हूँ और सदा ही वही करती रहूँगी। मेरे को कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ बदलाव के लिए काम कर रही हूँ। और जब तक पुरुषों के लिए एक पटल नहीं बन जाता, ये आवाज़ ऐसे ही गूंजती रहेगी हर एक गलियारे में, हर गलियारे। तो आज हमारे ऑफिस में भी जितने मेल मेंबर्स हैं बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि उनके हक की बात करने वाला भी कोई आ चुका है। तो बरखा जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पुरुष आपको संपर्क कैसे करते हैं, कहाँ पे मतलब कैसे वो आपको अप्रोच करते हैं अपनी परेशानियों के लिए? मेरे ज़्यादातर सभी लोग मुझे ट्विटर पे डीएम करते हैं, यूट्यूब पे मैसेजेस डालते हैं, मेरे पास एक हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते हैं, और फेसबुक है,
इंस्टाग्राम में, सभी पटल पे वो कांटेक्ट करते हैं। दूसरा आपको बता दूं, जैसे एक पुरुष की जब हमारी टीम मदद करती है तो धीरे धीरे वो नंबर मेरा भी, मीडिया मित्र भी दे देते हैं। हमारे नंबर बहुत सारे लोगों के पास हैं तो वो कॉल करते थे, मुझे अनगिनत कॉल्स आते हैं, हमारे टीम को डाइवर्ट किए जाते हैं, वो भी समझाते हैं, मैं भी समझाती हूँ। बहुत सारे सुसाइडल केसेस हैं। नहीं, तो मैं ये जानना चाहती थी किस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं, और कुछ ऐसा जो आपके दिमाग में हो जो आप बता सके कि आपने उसे कैसे डील किया और कैसे सामने वाले की परेशानी आपने दूर की। और दूसरा एक ये भी सवाल है कि नंबर ऑफ कॉल्स कितने आते हैं, मतलब एक दिन में आप कितने लोगों को अटेंड करती हैं? देखिए, मैं तो, मेरी टीम मिल करके एक दिन में तकरीबन हमें देखिए मैसेजेस और कॉल्स तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे को कोई इतना ऐसा कोई इतना सपोर्ट नहीं है। हम जो भी करते हैं खुद स्वेच्छा से करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉल्स को हम अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि एक कॉल का मतलब है आपके पास घंटों जाएंगे उसे समझाने के लिए। अक्सर मुझे रात के 10 बजे कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं जो टीम नहीं संभाल पाती है, क्योंकि वो सुसाइडल होते हैं। उनकी माएँ रो रही होती हैं, पिता रो रहे होते हैं, घर में मातम मचा होता है, लड़का कह रहा होता है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी तो कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही। पुलिस स्टेशन लड़का जाता है, वहाँ पे उसे मार भगा दिया जाता है, अट्टहास का विषय बना दिया जाता है कि बीवी से पिट के आ गया है, या रेप केस होता है तो भी अरे तूने ही किया है, जो किया है तूने किया है। लाखों करोड़ों रुपए का सेटलमेंट अपनी आंखों से देखा है, 80 लाख करोड़ रुपए देके सेटलमेंट देते हुए देखा, तो क्या रेप नहीं हुआ था? ऐसे केसेस जब आप डील करते हैं तो आप बिल्कुल हिल जाते हैं। तो जो सुसाइडल केसेस आते हैं उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है। मेरी टीम भी काउंसिल करती है, हम भी काउंसिल करते हैं, मीडिया भाई बहुत लोगों से कनेक्ट करते रहते हैं, दूसरे जितने भी मेरे संपर्क में जो भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं या मेरे काम को जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं एक तो पैसे लेती नहीं, मैं किसी विक्टिम से कभी पैसे नहीं लेती, चाहे उसके लिए कहीं भी जाना पड़े, इवन आउट स्टेशन भी जाना पड़े तो भी मैं अपने एक्सपेंसेस से जाकर के उसकी मदद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विक्टिम तो पहले ही इतना दुखी है, इतना प्रताड़ित है, इतना परेशान है, वो मरने कटघरे में खड़ा है, मरने के किनारे खड़ा, उससे मैं बोलूँ पैसे दे दो, इंसानियत अभी मरी नहीं। ये आपने कहीं ना कहीं सही भी कहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर विक्टिम कार्ड भी खेला जाता है। तो ऐसे में पुरुषों के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, जब भी महिलाएं विमेन कार्ड खेलती हैं, विक्टिम कार्ड खेलती हैं और उनको डराती हैं, धमकाती हैं, छोटी छोटी बहस, अभी तो आप बड़े लोगों को छोड़ दो, कॉलेज स्कूल में छोटी छोटी बहस में लड़कियां ये कहना शुरू हो गई हैं कि रुक तेरे को बताती हूँ, अभी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ, तेरे को जेल करवाती हूँ, रुक तेरे को। छोटी सी गाड़ी अगर लग जाए तो हर जगह का यही हाल है। ऑफिस में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, बॉस को जाकर के कुछ भी बोल दिया कि ये लड़का मुझे इस तरीके से परेशान कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब अनगिनत केसेस में। हस्बैंड वाइफ को तो भूल जाइए, हस्बैंड वाइफ के पास तो लड़ने के लिए हजारों बातें होती हैं, और वहाँ तो सिर्फ प्रताड़ना पति कर रहा होता है, पत्नी कभी प्रताड़ित नहीं कर सकती पति को, ऐसा एक नोशन डेवलप किया गया है। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप, एक रिपोर्ट आई थी उसमें भारतीय महिलाएं तीसरे स्थान पर हैं पुरुषों को मारने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मेन, जबकि हम बात भी नहीं करते, झाड़ू, बेलन। और मैं ये रिपोर्ट है, मैं आपके साथ वो रिपोर्ट भी साझा कर सकती हूँ, और आप ये देखिए, लेकिन हम कहीं बात ही नहीं करते। डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ मेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी कोविड टाइम में सर फाड़ करके जो हस्बैंड्स के साथ सर फाड़ दिए गए, क्या क्या किया गया है, लेकिन उसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो पॉलिटिक्स उसमें नहीं कामयाब हो पाती है। हमारे देश में जो भी चाहे विमेन के ऊपर पॉलिटिक्स होती है, विमेन के साथ कुछ भी हो, उनको सुरक्षा प्रदान हो ना हो, रेप रुके ना रुके, लेकिन पॉलिटिक्स, सियासत तो खूब जम के खेली जाती है। तो इस सियासत को खेलने के लिए हमको पुरुषों को तो भुलाना ही पड़ेगा। मेन को हम भूल चुके हैं, उनको हम फॉरगॉटन जेंडर हैं, उनके बारे में बात करना गुनाह है। तभी अगर जब भी मैं किसी को अप्रोच करती हूँ बंद कमरों में, तो वो बहुत साथ देते हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मेरा काम अवेयरनेस तो होता ही है ना। तो मैं चाहती हूँ जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ पूरे के बारे में बता के कम से कम ग्राउंड रियलिटी शेयर कर दी, दूसरा अवेयरनेस तो क्रिएट की ही है। मेट्रो में देखिए थप्पड़ मार दिया, रेड लाइट में देखिए सर्वजीत रेड लाइट पे खड़ा था, क्या किया, उसका कसूर क्या? ना लड़की को देखा, ना लड़की को छुआ, ना लड़की के साथ घूमा, ना कुछ हुआ। 6 साल वो कोर्ट के केस चक्कर काटता रहा, उसके ऊपर मोलेस्टेशन केस डल गया, लड़की ने डाल दिया, लड़की खुद कनाडा भाग गई। लड़का 6 साल अपना करियर बर्बाद कर दिया, माँ बाप बीमार हो गए,
पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। कितनी दुख की बात है कि एक लड़का रेड लाइट पे भी नहीं खड़ा हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम लोग जिस मकाम पर खड़े हैं आज की डेट में एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, क्या आपको नहीं लगता कि एम्पावरमेंट रिजर्वेशन कहकर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर? जी, मैं तो डे वन से कह रही हूँ कि बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हम महिलाएं ही सबसे पहले इक्वालिटी की बात करते हैं। देखिए, हर जगह पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन बिल आया तो हमने उसका साथ दिया हर्षोल्लास के साथ। वो कौन सी महिलाएं, मुझे नहीं समझ आती है कि जो इस तरीके की जिमिक को एंटरटेन कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? क्या महिलाएं अलग चक्की का आटा खाती है? जो उन्हें रिजर्वेशन चाहिए, पहले ही SC ST वाले रिजर्वेशन से देश जूझ रहा है, 70 सालों में कुछ नहीं बदल पाया, एक और रिजर्वेशन ले आए। क्यों ले आए? महिलाएं कम है किसी से? मैं चांद तारों पे पहुंच सकती हूँ, इसरो जा सकती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम समानता की बात करते हैं कि लड़का और लड़की दोनों समान हैं, एक हैं, तो फिर ये फर्क करने की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। आप ये बताइए, आप यहाँ बैठिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, और सारी महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, चांद तारों पे पहुंची हुई हैं, सब काम कर रही है, आर्मी में है, हर जगह पे है, तो क्या पार्लियामेंट पहुंचना मुश्किल था? ऐसा तो कोई नहीं है कि वो कर नहीं सकती। अगर उनका इंटरेस्ट होगा वो रैलीज करेंगी, इलेक्शंस जीतेंगी और पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट। लेकिन ये हमें बांटा जा रहा है। ये वुमेन रिजर्वेशन की बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश की महिलाएं बहुत सक्षम हैं। यहाँ इस देश की महिलाओं के पास हर राइट था, शुरू से था। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम, काम करने की फ्रीडम है, कोई किस तरीके से भी काम करना चाहे, हमेशा प्रोत्साहित किया गया है। महिलाओं को हर बार प्रोत्साहन मिलता है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इतने प्रोत्साहन के बाद भी अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो कहीं कुछ गड़बड़ है। इक्वल राइट्स की बात आप मत करिए। ये सवाल मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि पर्सनली आप एक बेनिफिशियरी हैं हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली सोसाइटी में। तो ऐसे में क्या आपको वाकई लगता है कि women don't have the equal opportunity? Women always had an equal opportunity. They are already very privileged. तो जिस प्रिविलेज जेंडर को रिजर्वेशन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और कतई नहीं है। वैसे इम्प्लीमेंट जब होगा तब की बातें हैं, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अब मैं आपको एक और वाकया बताना चाहती हूँ जो आपको झंझोड़ देगा। मेरे से नहीं रहा जा रहा इस पटल पे वो बिना उसको बताए हुए, क्योंकि निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला दिया था, याद होगा आपको। तो अभी हाल में ही कुछ 1 आध साल पहले की बात है, रोहतक में एक लड़के के साथ, जो पति है और एक पशुपालन का काम करता है और फार्मर है, तो आप समझ सकते हैं कितने गरीब तबके से है वो। उसकी वाइफ ने, साले ने मिल करके उसको मारा पीटा। अक्सर मारा पीटा था जी, यहाँ तक नॉर्मल है, मार पिटाई होती रहती है हर घर में। लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे से लाल मिर्च के 2 पैकेट पाउडर के डाल दिए प्राइवेट पार्ट्स में डंडे से। उससे उसकी आंतड़ियाँ टूट गई और वो PGI रोहतक में भर्ती था। कहीं सुनवाई नहीं। ये निर्भया से कम नहीं है, माइंड यू। निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा था और खड़ा होना चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन निर्भय के साथ क्यों नहीं देश खड़ा, किसी एक मीडिया हाउस को नहीं पता। आई विल मेक मीडिया अकाउंटेबल हियर कि वो कभी ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते। उसकी बहन ने गुहार लगाई बहुत सारे लोगों तक, उसने मुझे भी गुहार लगाई। जिस दिन उसने मुझे गुहार लगाई कि मुझे मदद चाहिए, मैं तुरंत गई उस बहन के पास। PGI रोहतक में वो अधमरा लड़का जिसकी आंखें तक नहीं हिल रही थी, पथरा गई थी आंखें, उस लड़के को मैंने अधमरी हालत में लेटे हुए वहाँ देखा, रोते हुए देखा। मैंने सिर्फ आंसू टपकते हुए देखे उस लड़के के। उसकी कहीं सुनवाई नहीं, FIR तक नहीं लिख रहे थे उसकी। जब मैं पहुंची तो मैंने वो FIR लिखवाई बहन के साथ जा कर के पुलिस थाने में, और मैंने मांग करी कि लड़की को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जिसने इस लड़के की ये हालत कर दी है। कैंडल मार्च तो भूल जाइए, मीडिया रिपोर्टिंग तो भूल जाइए, या लोगों के अंदर लोगों को जगाना, जो सोया हुआ समाज है उसे भी जगाना था, उन्होंने भी जगाया। FIR लिखाने गई, लड़की की अरेस्ट की मांग करी मैंने। लड़की को 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ही छोड़ दिया गया। मैं तो वापस आ गई थी दिल्ली, लेकिन मुझे पता चला कि 1 घंटे के बाद ही लड़की छोड़ दी गई। मैंने खान साहब को दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा सर लड़की छोड़ दी आपने? जिस वाइफ ने इतना बुरा हाल कर दिया, मरने किनारे छोड़ दिया लड़के को, आपने उस वाइफ को छोड़ दिया। वो किसी और के साथ भी ये कर सकती है, वो मर्डरर है,
वो एक क्रिमिनल है, आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आप ये सही करें, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में बाइज होती हैं, डरी हुई होती हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि वो प्री कंसीव नोशन से काम करती हैं। बिल्कुल, ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है पुलिस स्टेशन में। महिला है, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? महिला और पुरुष क्या है? क्राइम हैज़ नो जेंडर। तो मैं आपको बाकी का उसका पार्ट बता दूं, तो फिर उसके बाद मैं दोबारा गई, एसपी साहब को मिली और सारे परिवार को, जिन्होंने मारा पीटा, उस लड़के की वो हालत करी थी। एक्चुअली जो हमारे जो खान साहब थे, उन्होंने इतने कम सेक्शंस लगाए थे कि उस लड़की को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। फिर मैंने सेक्शंस ऐड करवाए थे, अटेम्प्ट टू मर्डर, और तब जाके गिरफ्तारी हुई थी। और ये पूरा जो है डॉक्यूमेंटेड है, कई न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया था उसके बाद। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इसको डॉक्यूमेंट हो या ना हो, लेकिन किसी के साथ किसी की पीड़ा भी है, उसके साथ तो खड़े होइए। पुरुष है तो हम भूल जाएंगे कि एम्पैथेटिक नहीं होंगे, हम कहेंगे मरने दो सालों को, जो मुझे अक्सर सुनाई पड़ता है जब भी मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती हूँ। मर गया, 23 पन्ने का सुसाइड लेटर छोड़ के मरा है, डेथ डिक्लेरेशन है वो 23 पन्ने का, तो बोलते मरने दो सालों को। तो ये एटीट्यूड कब बदलेगा देश में? एक फैमिली में सब लोगों ने कीटनाशक पी लिया और मर गए, माँ बाप भी मर गए, लड़का भी मर गया, गुहार लगाते लगाते पुलिस से कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। ये मेरी जो पत्नी है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करी, जूतों की माला डाल दी थी उसने पिता के गले में, इतना एम्बैरस किया था उसने पिता को। हार के दम तोड़ दिया, मर गए, वो मर गए कीटनाशक पी के। नहीं, ये तो मैंने भी एक दो बार क्या कई बार ऐसे केसेस सुने हैं कि महिलाओं ने बहुत परेशान किया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और महिलाएं भी शायद कहीं ना कहीं अब ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए कि कानून को मिसयूज़ भी करने लगी हैं। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो कॉन्फिडेंट होती हैं कि वो कुछ भी करेंगी तो पुरुषों पर ही एलिगेशंस लगते हैं। ऐसे कई केसेस हम लोग के भी सामने आए हैं जो हमने देखा है। जब तक हम इसको बदलेंगे नहीं कि पुरुष हमेशा गिल्टी होता है बात और महिला हमेशा सही। बिल्कुल, बात इसकी कि गलत जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार बोल रही हूँ, क्राइम हैज़ नो जेंडर। जब क्राइम का कोई जेंडर ही नहीं है तो हमने महिला और पुरुष में इसे क्यों बांट दिया है? आप उसे जो भी है उसको दंड दीजिए ना। नोएडा में आप देखिए, सुर्खियों में है नोएडा आजकल, कुत्तों की वजह से कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं और पुरुषों की मार पिटाई हो जाती है। और पुरुष कहीं पे चला भी जाए तो उससे पहले महिला ने उसके ऊपर आरोप लगाया होता है कि इसने मुझे छेड़ दिया। अब छेड़खानी के आरोप पहले से लगा देती हैं। पुलिस कुछ करती ही नहीं, पुलिस कभी भी पुरुष की कोई बात सुनती ही नहीं है। और महिला जो है हमेशा, ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष रावण हैं और सारी महिलाएं सीता हैं। इस नोशन को बदलना है और ये सारी बातें हमारे समाज में उठ रही हैं, लगातार उठ रही हैं, दिख रहा है, वीडियो सब आते हैं, सब कुछ आता है। पुअर मैन को, जितने गरीब आदमी है, देखिए कहीं पे कैब ड्राइवर पिट रहा है, 22 थप्पड़ खाए थे उस कैब ड्राइवर ने लखनऊ में। सादत अली ने, आपको सच बता दूं सादत अली का, सादत अली जो कैब ड्राइवर था जिसे 22 थप्पड़ मारे थे एक लड़की ने, उसने कहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। सबसे बड़े एक चैनल पे खड़े होकर के जब उसका इंटरव्यू आया, उसने कहा कि अगर इस लड़की को नहीं गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मेरा तो कोई कसूर नहीं था, सारी वीडियोस आउट हो गई हैं और मैं तो सिर्फ कैब ड्राइवर हूँ, एक पुअर कैब ड्राइवर हूँ जो बेड अर्नर है, डेली वेजेस पे वो काम करते, तब उनके घर में चूल्हा जलता है। वो आज इतना परेशान हो गया इस देश में कि वो देश छोड़ के जा चुका है, अब वो इस देश में नहीं रहता। उसे हमने इतना परेशान कर दिया, हमने मतलब पूरे सिस्टम हैज फेल्ड, क्योंकि पुरुष की कोई सुनवाई नहीं। और खासकर गरीब आदमी, उसकी तो कतई नहीं। जो पावरफुल है वो तो फिर भी बच जाएगा, उसके पास पैसा है, उसके पास कानून है, वो कानून भी खरीदेगा पैसे से। लेकिन गरीब आदमी वो कहाँ जाए? देश छोड़ के वो जा चुका है। नहीं, आप ये जो सारी चीज़ें कह रही हैं, हमने देखा है कई बार, खास करके जो इंडिविजुअल लेवल पर इंडिपेंडेंट प्रिविलेज महिलाएं विक्टिम कार्ड खेलकर बहुत बार अपने कानून को मिसयूज़ करती हैं। आप ऑफिस में देख लीजिए, मेल काउंटर पार्ट्स पर एलिगेशन लगाकर या कानून के लूपहोल्स का इस्तेमाल करके परेशान करती हैं। और आप अगर देखिए तो ऐसे इंसिडेंट्स दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम होने के बजाय दिन पर दिन इनमें बढ़ोतरी ही हो रही है। क्योंकि ये ईजी मनी अर्निंग स्कीम है। आप जैसे ही वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाते हैं तो उस लड़के को ऑफिस से निकाल दिया जाता है, बिल्कुल उसकी सुनवाई नहीं होती। इसका जीता जाता उदाहरण आपको दे सकती हूँ। अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले की बात है, जेनपैक के वीपी
स्वरूप राज के ऊपर महिला ने एलिगेशन लगाया था, मी टू एलिगेशन। वो लगातार बहुत सालों से उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे अवार्ड मिल रहे थे, वो स्टार परफॉर्मर था उस ऑर्गेनाइजेशन का। और जैसे ही आरोप लगाया, उसे कंपनी ने कहा कि अपना लैपटॉप रख दीजिए, कार्ड रख दीजिए, कल से आने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर ये आरोप है, मीटू का आरोप है। और उनसे ये पूछा तक नहीं कि क्या इसकी सच्चाई है। उनकी वाइफ भी उसी ऑफिस में काम कर रही थी, उसको भी नहीं बताया गया। लड़का जो एक स्टार परफॉर्मर था, जो लॉयल था, इतने सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा था, वो घर गया और उसने फांसी का फंदा लगा लिया। सुसाइड लेटर उसने हमें भेजा था, मेरे पास आज भी वो सुसाइड लेटर है, जिसमें ये लिखा था, पहली लाइन थी कि मैं मर कर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। कितना बेबस है पुरुष, उसकी कहीं सुनवाई नहीं, कोई पटल नहीं है। इसीलिए तो हमारी मांग है सरकार से कि पुरुष आयोग जल्द से जल्द बने और समान कानून, जेंडर न्यूट्रल लॉज। क्या दिक्कत है समान कानून बनने में? ये बात आप बहुत ही सही कह रही हैं कि जब हम समानता की बात करते हैं, जैसे पहली लाइन थी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये जेंडर न्यूट्रल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। एक का ध्यान रखें, हम दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह, और कानून बनाना या मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ही एकमात्र तरीका नहीं है विमेन अपलिफ्टमेंट का। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कानून है तो वो दोनों के लिए बराबर का होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि अगर कोई पुरुष कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनवाई भी नहीं होती है, कहीं नहीं। सुशांत सिंह राजपूत, और फिर हालत यही होती है कि आप कई बार, जैसे आपने बोला, सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं, आदमी फिर समाज में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहता है, क्योंकि जो एलिगेशंस लगते हैं उसकी सफाई देने का मौका तो आपको मिलना चाहिए। जी, आपके व्यूअर्स को पता है कि नहीं, 2018 में सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी मीटू केस था। एक महिला जो उनके साथ काम करती थी, को एक्ट्रेस थी, उन्होंने मीटू चार्जेस लगाए थे, जो कि उन्होंने 1 महीने बाद वापस ले लिए, लेकिन तब तक तो बलात्कारी घोषित हो चुके थे। वो एक बार आपने उन्हें बलात्कारी बना दिया तो वो हमेशा के लिए बलात्कारी हो गए। तो पुरुष के सम्मान वापस नहीं आ सकता, उसका बॉयकॉट हो जाता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये टैगलाइन मीडिया ने दी थी 2-3 महीने तक रोहतक सिस्टर्स के लिए। याद होगा आपको रोहतक सिस्टर्स वाला केस, नार्को टेस्ट में पाया गया कि लड़कियों ने सरासर झूठ बोला था, लड़कों का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बस में सीट की वजह से लड़ाई हुई थी। मैं उन लड़कों से मिलने गई थी, कभी नहीं आती। मैं उन लड़कों से मिलने गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से पूरी विलेज ने उनका बॉयकॉट कर दिया था, और उसकी वजह से उनके माता पिता बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो गए। एक को तो पैरालिसिस अटैक आ गया था। और आज भी बाहर से, विदेशों से लोग आते हैं उनसे पूछने के लिए कि आपने वो मोलेस्टेशन कैसे किया था उन बहनों के साथ। बहनों ने नार्को टेस्ट में साफ साफ बताया है कि वो फर्जी केस था। उन्होंने फर्जी केस, झूठा केस डाला था, और मीडिया ने उसे सेलिब्रेट किया। 2-2 महीने तक अवार्ड मिले थे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे झांसी की रानी को बख्श दो भाई। बिल्कुल। तो मैं आपके जज्बा देख के बड़ी खुशी हो रही है, और जिस तरह से, जिस पॉजिटिविटी से आप लगी हुई हैं इस काम में, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों तक आप मदद पहुंचा रही होंगी, बहुत सारे लोगों को मुश्किलों से निकाल रही होंगी, क्योंकि ये बात सही है कि ये फॉरगॉटन लॉट हो गया है। अब इन्हें भी मदद की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जो अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए सामने नहीं आता, कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डिवाइड मत करिए जेंडर्स को, कोई और जेंडर वॉर मत क्रिएट करिए। मेरा आपसे ये निवेदन है कि महिला हो या पुरुष, जो दर्द में है, जो पीड़ा में है, उसका साथ दीजिए। और 2020 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, द कर्स ऑफ मैनहुड। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे है, बरखा त्रेहन 16 से मेरा यूट्यूब चैनल है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी नाम से हैं, बरखा त्रेहन 16। आप मुझे ट्विटर पे जोड़ सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जोड़ सकते हैं, और ज़रूर इस मूवी को देखिए। आपको यहाँ पे पता चलेगा मर्द का दर्द होता क्या है। बहुत सारे दर्द इस मूवी में छिपा है। ज़रूर देखिए और दोस्तों को भी दिखाइए, फैमिली को दिखाइए। धन्यवाद।
बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में से भी किसी को भी किसी मदद की ज़रूरत है तो आप बरखा जी से ज़रूर संपर्क करिए। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हर पुरुष रावण नहीं है और हर औरत सीता नहीं है। जेंडर न्यूट्रल इक्वालिटी की बात करिए, पुरुष या स्त्री की इसमें बात ही नहीं है, महिला या पुरुष की बात ही नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सोच समझ कर इसका फैसला करिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।